हाँ तो दोस्तों यार इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। ठीक है, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कवर करेंगे यार प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर हो जाएगी इस वीडियो के बाद आपकी। ठीक है, तो बिना देरी के इस बेहतरीन वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्लेसेंटा के बारे में। ठीक है, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग शुरू करेंगे। ठीक है जी, प्लेसेंटा क्या होती है? देखो जो ट्रोफोब्लास्ट है, देखो जो ट्रोफोब्लास्ट है वो क्या होती है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाते हैं जिनको हम बोलते हैं कोरोनिक विलाई। ठीक है, क्या देखो जो ट्रोफोब्लास्ट है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाते हैं जिनको हम बोलते हैं कोरोनिक विलाई। और ये जो कोरोनिक विलाई है मेटरनल एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्या होती है, यूटेरस है, उसकी इनर मोस्ट लेयर को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो उसके साथ क्या हुआ, इंटरडिजिटेट हो जाती है यानी उसमें धस जाती है और ये दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाती है एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के साथ। इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा, इसे हम बोलते हैं साहब प्लेसेंटा। एक बार आप इस देखो, देखो जो कोरोनिक विलाई है, देखो कोरोनिक विलाई क्या होती है, ट्रोफोब्लास्ट है, उसमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाते हैं, इनको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, सॉरी कोरोनिक विलाई। फिर कोरोनिक विलाई जो है ना, वो इंटरडिजिटेट हो जाती है किसके साथ, एंड्रोमेट्रियम, मैटरनल एटम एंड्रोमेट्रियम है उसमें धस जाती है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इंटरडिजिटेट हो जाती है। ठीक है जी, देखो एक बार और समझते हैं। ठीक है, देखो प्लेसेंटा क्या होती है, देखो जो कोरोनिक विलाई है, कोरोनिक विलाई क्या थी साहब, जो ट्रोफोब्लास्ट है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं कोरोनिक विलाई। ये जो मैटरनल एंडोमेट्रियम है, मैटरनल एंडोमेट्रियम उसके साथ इंटरडिजिटेट हो जाती है यानी इसमें धस जाती है इस तरह से, है ना। और ये क्या करती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाती है किसके बीच में, एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी, है ना। मैटरनल बॉडी और एम्ब्रियो के बीच में एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाती है, इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं यार, अब एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट, जिनको हमने बोलते हैं कोरोनिक विलाई। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाएंगे ट्रोफोब्लास्ट में जिनको हम बोलते हैं कोरोनिक विलाई, विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। ठीक है, द कोरोनिक विलाई, देखो आगे पढ़ते हैं, द कोरोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेट। देखो यूटेराइन टिश्यू यानी जो एंड्रोमेट्रियम है वो एक दूसरे से इंटरडिजिटेट हो जाती है, तो वही बात कह रखी है। ठीक है, द कोरोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेट विथ ईच अदर एंड जॉइनली फॉर्म ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है और मैटरनल बॉडी है उसके बीच में एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बन जाती है जिनको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, जिसको हम बोलते हैं सब प्लेसेंटा। ठीक है जी, अब देखो यार ये जो प्लेसेंटा है इसका काम क्या होता है, देखो इस प्लेसेंटा का काम क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। यार जो मदर है उसके अंदर बेबी है, तो ये जो बेबी है उसको क्या चाहिए होगी, ऑक्सीजन भी चाहिए होंगे और न्यूट्रिशन भी चाहिए होंगे। तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन है उसकी सप्लाई में मदद करता है। ठीक है, और एक और बात, देखो जो बेबी है रेस्पायरेशन भी कर रहा होगा। ठीक है, क्या इससे CO2 भी निकल रही होगी और देखो वेस्ट भी प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो इसको बाहर भी निकालना है, तो इसमें भी मदद करती है कौन, प्लेसेंटा। एक तो क्या ये प्लेसेंटा क्या कर रही है, जो फीटस है ना, माँ के अंदर जो बेबी है उसको क्या ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करेगी, और बेबी के अंदर जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है और जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके रिमूवल में मदद करती है। ठीक है जी, तो यार यही लिखा हुआ है, द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो एंड आल्सो रिमूवल ऑफ द CO2 एंड एक्सक्रीटरी ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो। देखो हम आगे पढ़ते हैं, द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन umbilical cord which helps in the transport of substance to and from the embryo। ठीक है, देखो यार ये लाइन आपको यहाँ समझ में आएगी। देखो ये है साहब एम्ब्रियो और ये है प्लेसेंटा। तो देखो प्लेसेंटा और एम्ब्रियो है, इसको कौन कनेक्ट कर रहा है, ये स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं अम्बिलिकल कोड। ठीक है, और वापिस देखो ये जो एम्ब्रियो है और ये जो प्लेसेंटा है इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है कौन, ये वाला स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कोड। तो ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर ये हो जाता है अम्बिलिकल कोड, जो क्या कर रहा है एम्ब्रियो और प्लेसेंटा इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, और ये भी क्या काम करता है, देखो सब्सटेंट है उसके ट्रांसपोर्ट में मदद करता है ये भी। ठीक है जी, एक बार वापस पढ़ लेते हैं, द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कोड विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंट टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। ठीक है, अब देखो अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। देखो एंडोक्राइन टिश्यू क्यों कहा है, क्योंकि यार ये काफी सारे हार्मोन्स भी रिलीज करती है प्लेसेंटा।
ठीक है। तो देखो प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स। कौन कौन से साहब? HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये सब। ठीक है। प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रही है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG और HPL ह्यूमन कोरियोनिक गोनेट्रोपिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। और यहाँ देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो जो HCG और HPL है वो केवल और केवल प्रेगनेंसी के टाइम में रिलीज होते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? देखो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेट्रोपिन है यानी HCG और HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन केवल और केवल प्रेगनेंसी के टाइम में रिलीज होते हैं, ये जरूर याद रखना। ठीक है। अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है वो तो बॉडी में यार ऐसे भी रिलीज हो सकते हैं बिना प्रेगनेंसी के भी, लेकिन HCG और HPL है वो केवल और केवल प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इन द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी ए हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सिक्रीट बाय द ओवेरी। अब देखो जो ओवेरी है वो भी लेटर स्टेज होती है जो प्रेगनेंसी की, तब एक हार्मोन रिलीज करती है, इसको बोलते हैं रिलैक्सिन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या ओवेरी है वो भी एक हार्मोन रिलीज करती है, कब? लेटर प्रेगनेंसी के फेज पे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सिन। देखो रिलैक्सिन क्या करता है, जो पैल्विक लिगामेंट है उसको क्या है, उसको क्या करता है, रिलैक्स कर देता है। ठीक है, या कह दो लूज कर देता है, जिससे क्या है पार्चुरेशन आसान हो सके। ठीक है जी। देखो यार जो रिलैक्सिन है वो भी केवल और केवल प्रेगनेंसी के टाइम में रिलीज होता है। तो देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, लेट अस रिमेंबर दैट HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेट्रोपिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। केवल प्रेगनेंसी होगी तभी रिलीज होंगे। कौन कौन से? रिलैक्सिन, HCG, HPL। और HPL और HCG रिलीज कर रहा है प्लेसेंटा और रिलैक्सिन रिलीज करता है कौन? ओवेरियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, अब देखो यार प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ हार्मोन्स है जिनका लेवल बढ़ जाता है, तो वही लिखा हुआ है। देखो इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ द अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन ETC आर इंक्रीज सेवरल फॉल्स इन द मैटरनल ब्लड। ठीक है, ये जो हार्मोन है इनका लेवल भी बढ़ जाता है ना। कौन कौन से? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन। ठीक है, तो इनका लेवल भी बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज असेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। देखो यार इसको लाइन को हम समझते हैं। देखो ये जो हार्मोन है वो इंश्योर करते हैं कि जो फीटस है उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो। और देखो जो मदर होती है उसमें क्या काफ़ी सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होने लगते हैं प्रेगनेंसी में। ठीक है, जो मदर है उनको क्या है ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशंस भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती। तो ये क्या इंश्योर करते हैं कि जिनका मेटाबॉलिज्म है वो मेंटेन रहे पूरी तरह से। तो यार ये सब हार्मोन ये काम करते हैं। और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब है कि जो यूटेरस है, ठीक है, जो यूटेरस है उसको ये हार्मोन है वो सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट देते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है इस लाइन में भी। ठीक है जी। देखो यार अब हम आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले यार ये जो आगे का पैराग्राफ है ये वाला, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं यार, है ना, फिर एनसीईआरटी पढ़ना आसान होगा। तो देखो थोड़ा समझते हैं। देखो जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट हो जाती है एम्ब्रियो में। क्या साहब? इनर सेल मास जो था वो डिफरेंशिएट हो जाता है एम्ब्रियो में, और फिर 3 लेयर बन जाती है साहब, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, देखो एक्टोडर्म है आगे जाके बनाती है स्किन, हेयर, नेल्स, नर्वस सिस्टम। मेसोडर्म बनाती मसल, बोन्स, ब्लड वेसल्स। एंडोडर्म बनाती रेस्पिरेटरी सिस्टम, GI ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक। है ना, ये याद मत करना, मैं बस बता रहा हूँ। अब याद इतना रखना कि जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट हो जाती है एम्ब्रियो में, और जो एम्ब्रियो है इसमें आगे चल के बनती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, देखो हम ये कहते हैं कि जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट हुआ एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो भी आगे चल के डिफरेंशिएट हो जाता है एक्टोडर्म में, मेसोडर्म में और एंडोडर्म में। ठीक है, देखो यार जो इनर सेल मास है उसमें एक स्पेशल टाइप की सेल मिलती है जिसे हम बोलते हैं स्टेम सेल।
क्या साहब, देखो जो इनर सेल मास है इसमें एक स्पेशल टाइप की सेल मिलती है जिसे हम बोलते हैं स्टेम सेल। और देखो जो स्टेम सेल है उसमें एबिलिटी होती है कि वो किसी भी तरह की सेल बना सकता है। देखो स्टेम सेल है वो नर्व सेल भी बना सकता है, ब्लड सेल भी बना सकता है, कार्डियक सेल भी बना सकता है, एपिथेलियल सेल भी बना सकता है और लीवर सेल भी बना सकता है। यानी स्टेम सेल जो है वो स्पेशल टाइप की सेल है एक, जिसमें एबिलिटी है वो किसी भी तरह की सेल बना सकता है। ठीक है, तो अब हम एनसीईआरटी पर चलते हैं, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी एनसीईआरटी पढ़ने में, ठीक है जी। अब देखो मैं एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन जो इनर सेल मास है ना, वो डिफरेंशिएट होता एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो डिफरेंशिएट होगा किसमें, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में। ठीक है, देखो एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली लेयर होती है, सबसे इनर वाली एंडोडर्म, उनके बीच में होती है मेसोडर्म। ठीक है, सबसे बाहर होगी एक्टोडर्म, सबसे अंदर होगी एंडोडर्म, उसके बीच में होगी मेसोडर्म। ठीक है, लिखा हुआ है इन आउटर मोस्ट लेयर है एक्टोडर्म, इनर मोस्ट लेयर है एक्टोडर्म, सॉरी एंडोडर्म। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर है एंडोडर्म एंड मेसोडर्म सून अपीयर बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, सबसे बाहर वाली होगी एक्टोडर्म, अंदर वाली होगी एंडोडर्म और बीच वाली होगी मेसोडर्म। ठीक है, तो यार इतना आसान सा था ये। देखो यार अब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास है, हाँ, वो डिफरेंशिएट होगी एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो डिफरेंशिएट होगा किसमें, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में। देखो जो एक्टोडर्म है वो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है एम्ब्रियो की। एंडोडर्म सबसे अंदर वाली और मेसोडर्म इनके बीच में है साहब। मेसोडर्म क्या है, इसके बीच में, तो ये लिखा हुआ है देखो, एक्टोडर्म होगी सबसे बाहर वाली इनटू एन आउटर लेयर कोल्ड एक्टोडर्म, सबसे बाहर वाली होगी एक्टोडर्म, इनर लेयर को हमने बोला एंडोडर्म और इनके बीच में आ गई मेसोडर्म। ठीक है, मेसोडर्म सून अपीयर बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, दीज थ्री लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यू इन एडल्ट। ठीक है, देख लिया था हमने यार कैसे कैसे ये ऑर्गन्स बनाती है आगे जाके। इस तरह से देखो एक्टोडर्म ये सब बना रहा था, एंडो ये बना रहा था, मेसो ये बना रहा था, याद नहीं रखने, आपको ध्यान रखना है ना। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं। इट नीड टू मेंशन हेयर दैट इनर सेल मास है कंटेन सर्टेन सेल, जिसे हम स्टेम सेल कहते थे। ठीक है, स्टेम सेल के बारे में हमने बताया था। देखो इसमें क्या होता है, पोटेंसी होती है हर तरह की सेल बनाने की। तो देखो विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन। ठीक है, हम आगे पढ़ लेते हैं। What are the major feature of the embryonic development at various month of the pregnancy? और आगे क्या लिखा हुआ है देखो, द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 month। डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग, एलिफेंट और कैट। ये भी मैं बताता हूँ। देखो डॉग है उसमें प्रेगनेंसी का टाइम लगभग 60 दिन का होता है, कैट में भी लगभग 60 दिन का ही होता है, और जो एलिफेंट है उसमें होता है 22 मंथ का। ठीक है, डॉग और कैट में लगभग होता है 2 मंथ का, और एलिफेंट हो गया 22 मंथ का। ठीक है, हम आगे यहाँ से यहाँ तक ये देखने वाले हैं कि कैसे कैसे क्या एम्ब्रियो डेवलप होता है 9 महीने तक। ठीक है, हर एक महीने क्या क्या डेवलपमेंट होती जाती है ये हम देखने वाले हैं। ठीक है जी, इसको थोड़ा अलग से देख लेते हैं, फिर हम एनसीईआरटी पे आएंगे। यार जो फर्स्ट मंथ है उसमें एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है। क्या साहब, फर्स्ट मंथ में एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है, और इसे हम स्टेथोस्कोप से बेबी जो है उसकी हार्ट बीट भी सुन सकते हैं। तो देखो फर्स्ट मंथ में क्या हुआ, एम्ब्रियो का हार्ट बन गया साहब। सेकंड मंथ में क्या हुआ, लिम्स और डिजिट, है ना, हाथ और उंगलियां जो है, हाथ पैर और उंगलियां जो है वो डेवलप होगी। तो सेकंड मंथ में क्या हुआ, लिम्स यानी हाथ पैर डेवलप हो गए, और डिजिट्स यानी उंगलियां डेवलप होगी। ठीक है, लगभग 3 महीने यानी 12 वीक होते हैं लगभग 3 महीने में। उसमें क्या होता है, मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाते हैं, जैसे एक्सटर्नल जेनेटिलिया वगैरह। ठीक है, तो तीसरे मंथ में क्या हुआ, मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया, जैसे एक्सटर्नल जेनेटिलिया वगैरह। ठीक है, फिफ्थ मंथ में क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिफ्थ मंथ में क्या होता है, बेबी है वो फर्स्ट मूवमेंट करता है, और इस पे बेबी के जो हेड है उस पे हेयर आने लग जाते हैं। ठीक है, बाल आने लग जाते हैं साहब। अब 6 मंथ में बात करें तो क्या होता है, 6 मंथ में बॉडी कवर होती जाती है, पूरे मतलब छोटे छोटे बाल आ जाते हैं, बॉडी है उस पर छोटे छोटे बाल आ जाते हैं, तो बॉडी कवर विथ फाइन हेयर। तो बॉडी है उस पर छोटे छोटे बाल आ जाएंगे साहब। आईलिड सेपरेट, आईलिड है वो सेपरेट हो जाती है, यानी बेबी अब आंखें खोल सकता है साहब, और आई लेसेज है वही फॉर्म होने जाती है। ठीक है, तो 6 मंथ में क्या क्या हुआ, बॉडी है पूरी बॉडी पे छोटे छोटे बाल आ गए साहब, आईलिड है सेपरेट हो गई, यानी बेबी अब अपनी आंखें खोल सकता है, और आईलिसेस फॉर्म होगी। ठीक है, और 9 मंथ में तो पूरा का पूरा फीटस डेवलप हो जाएगा हमारा। ठीक है, पूरा का पूरा बेबी है वो पूरा मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, पूरा डेवलप हो जाएगा, यानी तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एक बार वापस देखो, फर्स्ट मंथ में क्या हुआ, एम्ब्रियो का हार्ट बन गया। ठीक है,
सेकेंड मंथ में क्या हुआ, हाथ पैर और उंगलियां डेवलप होगी। थर्ड मंथ यानी 12 वीक होते हैं लगभग 3 मंथ में, तो मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गए जैसे एक्सटर्नल जेनेटिलिया वगैरह। फिफ्थ मंथ पे क्या हुआ, फर्स्ट मूवमेंट हुई और जो सिर था, हेड जो था, उसमें बाल आ गए सब। सिक्स मंथ पे क्या हुआ, बॉडी कवर हुई फाइन हेयर से, छोटे छोटे बाल आ गए पूरी बॉडी में। आईलिड सेपरेट हो गई, यानी बच्चे हैं अब अपनी आंखें खोल सकता है, और आई लिसेस बन गए सब। और नाइन्थ में क्या होगा, जो फीटस सब पूरी तरह से डेवलप हो गया। अब हम एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं। इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म, हार्ट बन गया सब एम्ब्रियो का। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। ठीक है, हम स्टेथोस्कोप से क्या है, हार्ट बीट सुन सकते हैं, ठीक है, बेबी की। ठीक है जी। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट, मतलब 2 महीने के अंत तक क्या है, हाथ पैर और उंगलियां बन जाती है। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द 12th वीक, यानी 3 महीने हो गए लगभग, फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा हो गया, 3 महीने हो गए। क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनेटिलियल ऑर्गन आर वेल डेवलप। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे। द फर्स्ट मूवमेंट होती है 5th मंथ पे। तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। ठीक है, 5वें महीने में क्या हुआ, फर्स्ट मूवमेंट होगी और जो हेड है उस पर हमको बाल दिखने लग गए। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक, यानी लगभग 6 महीने हो गए, 2 ट्राइमेस्टर पूरे हो गए। ठीक है, तो क्या होता है, द बेबी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर। ठीक है, पूरी बॉडी पे, बेबी की पूरी बॉडी पे फाइन हेयर आ जाएंगे। ठीक है, आईलिड सेपरेट, ठीक है, आईलिड सेपरेट हो जाएगी, मतलब बेबी अपनी आंखें खोल सकता है। आईलिड्स आर फॉर्म बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, द फीटस इज फुली डेवलप एंड इज रेडी टू डिलीवरी। ठीक है, तो यार इस तरह से ये भी खत्म होता है। हाँ तो दोस्तों, यार इस तरह से हमारा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक बेहतरीन वीडियो खत्म होता है। यार हमारे यहाँ हमने यार इस वीडियो में पूरी एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर कर ली है इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड। तो यार वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।